Most welcome to Codify along Nikhil. In this lecture, we are going to study about what is web development and we will develop websites. ये लेक्चर उन सब लोगों के लिए जो लोग स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर जिनको अपना इंडस्ट्री स्विच करना है किसी भी रीजन से। तो इसमें मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा रहेगा कि मैं आपको सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं सिखाऊंगा, आपको सिर्फ वेब डेवलपर नहीं बनाऊंगा, आप टेक्निकल साउंड करो ऐसा बनाऊंगा। क्योंकि अगर आपसे कोई बोलता है कि वेबसाइट बना दो तो आप इजीली उस वेबसाइट को बना सकते हो, लेकिन अगर आपसे कोई उस वेबसाइट के बारे में कुछ पूछता है या डेफिनेशंस में आता है तो उसमें आपको टेक्निकल साउंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम में सीएस ब्रांच या वेब डेवलपमेंट या किसी भी आईटी फील्ड या किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मार्केट में कंपटीशन मिलने वाला है। उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको हमेशा एक प्लस में रहना इंपॉर्टेंट है। तो प्लस के लिए बहुत से लोग आपको मोस्टली कंपटीशन उनका नहीं मिलेगा जो उन्होंने इंजीनियरिंग किया, मोस्टली कंपटीशन आपको मिलेगा जो लोग इंडस्ट्री स्विच कर रहे हैं, वो कोई कोर्स करते हैं काफी सारे इंस्टीट्यूट से, फिर उसके बाद वो लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो उन लोगों को वर्क आता है, वो उनके पास स्किल्स हैं लेकिन वो टेक्निकल साउंड नहीं करते। तो आप उनसे अगर टेक्निकल साउंड करेंगे तो आप उनसे हमेशा आगे रहेंगे। आपके और उनके बीच में एक डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पर्पज से नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग स्विच करने के प्लान में है उन लोगों के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेब डेवलपमेंट की तीन मेन चीज होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होता है ये तो मैं आपको पढ़ाने के बाद आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन इनका मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ ह्यूमन बॉडी के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं ह्यूमन बॉडी के रेस्पेक्ट में आपको बताता हूँ कि क्या होता है HTML, जिस तरह से हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है हमारी बॉडी को। इसी तरह से HTML हमारे वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमारे वेब पेज को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमारी बॉडी का कंपोनेंट होता है स्किन, जो हमारी बॉडी को ब्यूटीफाई करता है, जिससे हम बहुत सुंदर दिखते हैं, हमारी बॉडी मॉडिफाइड दिखने लगती है। तो उसी तरह से CSS होता है जो एक बेसिक्स वेबसाइट को एक लुक प्रोवाइड करता है, जिस लुक की वजह से वेबसाइट अच्छा दिखता है, वो एक यूजर एक्सपीरियंस अच्छा प्रोवाइड करता है। और हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है नर्वस सिस्टम, जिस जो जावास्क्रिप्ट की तरह काम करता है। जावास्क्रिप्ट का काम होता है बेसिकली लॉजिक देना, जैसे कि हम हमारी बॉडी अगर हम किसी गर्म चीज पर अपना हाथ रखते हैं तो फटाफट वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हाथ हम अपना पीछे ले लेते हैं। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट वर्क करता है कि उसको लॉजिक प्रोवाइड करता है कि अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करूंगा तो ये किस तरह से वर्क करेगा या फिर ये किस तरह से पॉपअप शो करेगा। वो सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट से लॉजिक प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट को। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये तीन बेसिक चीजें होती हैं जो हमको वेब डेवलपर बनना होता है। तो ये तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम HTML से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। तो हम HTML से स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैं आपको सबसे पहले दो चीज इंस्टॉल कराने वाला हूँ। उसके लिए हम चलते हैं अपने वेब ब्राउजर पर। तो यहाँ हम अपने वेब ब्राउजर पर आते हैं, यहाँ हम सर्च करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ये मेरे सर्च हिस्ट्री में था तो मैं यहीं से लेता हूँ। आपको पहला जो लिंक मिलेगा वहीं से आप इसको क्लिक कीजिएगा। विजुअल स्टूडियो कोड एक माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है जो फ्री है। तो यहाँ पर नेट्स मेरा लोड हो चुका है। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन इधर और इधर दो जगह आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इधर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, पॉपअप आता। ये देखिए ये स्टार्ट हो गया। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और आप लोग इसको कम्प्लीटली इंस्टॉल कीजिएगा नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह। मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पर लेके जाता हूँ। ये मैं इधर आया, ये कुछ तरह से इसका ओपनिंग आपको दिखेगा। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज इंस्टॉल करवा देता हूँ जिसका नाम है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर का क्या यूज है ये आपको आगे चल के समझ आएगा। सबसे पहले हम इधर सर्च करेंगे लाइव सर्वर। मैंने ये भी इंस्टॉल किया हुआ था तो मैं आपको बस बता देता हूँ कि कहाँ से और कैसे इंस्टॉल होगा लाइव सर्वर। ये लाइव सर्वर आ गया। अब देखिए लाइव सर्वर यहाँ पर काफी सारे आ रहे हैं, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो आप ये चीज याद रखिएगा, ये आप वीडियो में से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप जैसे मेरे में इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। इसको आप इनेबल करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से ये सब बंद करते हैं और आपका विजुअल स्टूडियो मतलब हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया। अब बहुत लोगों को पता होगा कि मतलब कुछ लोगों के जिन्होंने HTML पहले पढ़ा होगा तो वो लोग सोच रहे होंगे मन में कि HTML हम तो नोटपैड पर करते थे या किसी भी वर्ड एडिटर पर करते थे। तो HTML के लिए कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि मैं इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में ही क्यों कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो नोटपैड में भी आपको पढ़ा सकता हूँ, किसी वर्ड एडिटर में पढ़ा सकता हूँ जैसे कि MS वर्ड या और भी कोई वर्ड एडिटर। पर ये मुझे काफी सारे शॉर्टकट्स प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि शॉर्टकट लाइक मैं आपको भी जब करके दिखाऊंगा तो आपको सारे शॉर्टकट समझ आने लगेंगे धीरे धीरे। और नोटपैड और इसमें जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो वो भी दिखाने वाला हूँ कि इसमें कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम अपने नोट्स पर चलते हैं क्योंकि हमको टेक्निकल भी साउंड करना है, हमको हमारी थ्योरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए।
तो HTML होता क्या है? HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये 1993 में स्टार्ट हुआ था, फाउंड हुआ था। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक लैंग्वेज है, बट दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कई कंपटीशन एग्जाम्स में कि व्हाट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको उसमें HTML का लगाना है। HTML इज नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसके बाद HTML के बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर देते हैं कि हर एक कोडिंग का एक स्ट्रक्चर होता है कि ये मैंडेटरी है, इसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं। HTML का बॉयलर प्लेट है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ये जो इसका सीक्वेंस है ब्रेक नहीं होता है। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का यूज क्या है? डॉक टाइप HTML का यूज है कि हम उससे डिक्लेयर करते हैं अपने वर्ड एडिटर्स को कि ये जो फाइल है HTML का फाइल है। फिर उसके बाद हम HTML टैग का यूज करते हैं। टैग वर्ड आपको न्यू लगेगा, और हम जब भी HTML का कोड लिखते हैं तो उसको हमेशा इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो हम इस ब्रैकेट लगाकर HTML लिखते हैं, फिर उसके बाद हेड लिखते हैं। HTML का मतलब है कि हम HTML फाइल है उसको बता रहे हैं, मतलब जो हम लिखते हैं वो HTML के अंदर ही इंक्लोज रहेगा। फिर उसके बाद हेड टैग। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग कंसिस्ट होता है। टाइटल टैग का क्या यूज है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। टाइटल टैग जो हमारा मेन टाइटल होता है वेब पेज का, जैसे कि यहाँ पर मेरे को हेडिंग लिख के दिख रहा है, यहाँ पर HTML नोट्स लिखकर दिख रहा है, तो जो चीज मैं टाइटल के बीच में डाल दूंगा, टाइटल टैग के अंदर इंक्लोज करूंगा, वो मुझे इधर शो होता है। मतलब वो मेरे वेबसाइट का बेसिकली टाइटल प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हम टाइटल के बाद टाइटल को क्लोज कर देंगे, फिर हेड को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम हमेशा एक स्लैश का यूज करते हैं, उस ब्रैकेट के बाद स्लैश लगाते हैं। और HTML का एक रूल होता है कि फर्स्ट कम लास्ट को, अगर आपने सबसे पहले कोई टैग ओपन किया है, मतलब आपने अगर कोई सबसे पहले टैग यूज किया है तो सबसे एंड में बंद होगा। जैसे जैसे आपका सीक्वेंस रहेगा उसके अपोजिट ही उसका क्लोजिंग सीक्वेंस रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर हेड देखिए, मैंने यहाँ पर हेड स्टार्ट किया था, फिर मैंने टाइटल स्टार्ट किया, तो पहले मुझे टाइटल क्लोज करना पड़ा क्योंकि मैंने टाइटल बाद में स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने हेड क्लोज किया। फिर इस तरह से यहाँ तक हम हेड तक आते हैं। फिर हेड के बाद हम स्टार्ट करते हैं बॉडी कंटेंट, जो हमारा मेन कंटेंट होता है पूरे वेब पेज पर दिखाई देता है। तो उसके अंदर एक मैंने यहाँ पर टैग दिखाया है आपको। ये बॉयलर प्लेट में काउंट नहीं होता है, लेकिन मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि इसके अंदर हम सारे टैग लगाते हैं जो हमारी वेबसाइट जो इस पेज पर रिप्रेजेंट हो गए। जो आप अगर मेरा कर्सर देख पा रहे हो तो इस पेज पर रिप्रेजेंट हो गया, वो सारा बॉडी के अंदर आता है। फिर हम बॉडी को क्लोज करते हैं, फिर HTML क्लोज करते हैं, और हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं अभी आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं HTML का डेफिनेशन। HTML इज द कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, HTML एक स्ट्रक्चर जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है स्केलेटन, वैसे ही वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है HTML। इसके बिना वेबसाइट नहीं बनेगा, जैसे हम खड़े नहीं हो सकते उस हिसाब से वेबसाइट नहीं बन सकता। और फर्स्ट HTML फाइल इज नेम एज index.html, क्योंकि जब हम बहुत सारी फाइल्स बनाते हैं वेबसाइट के लिए बहुत सारे वेब पेज बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो हमारी फाइल जो हम चाहते हैं कि सबसे पहले ब्राउजर इसको दिखाए, तो उसको बोलते हैं index.html। उसका नाम हमेशा हमें index.html रखना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट कोड होता है, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। इसको हम सबसे पहले index.html के नाम से रखेंगे अपने हमेशा फर्स्ट पेज को, वेब पेज को। जब जैसे ही हम सारी वेबसाइट को रन करेंगे, रेंडर करेंगे, अब रेंडरिंग क्या होता है वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, आपको पता चल जाएगा जैसे हम विजुअल स्टूडियो पे चलेंगे, वो सब वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी वेब ब्राउजर हमारे वेबसाइट को रेंडर करेगा, हमारे जो कोड को, तो उसको पता चलेगा index.html जहां भी लिखा होगा तो वो उसको सबसे पहले दिखाएगा, शो करेगा, वो हमारा प्राइमरी पेज बन जाएगा। और इट इज द डिफॉल्ट नेम फॉर ए वेबसाइट एंड होम पेज। ये मैंने आपको बता दिया, उसको बाय डिफॉल्ट हमको रखना ही पड़ता है अपनी फर्स्ट वेब पेज का नाम index.html। फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हम अपना पासवर्ड डालते हैं, कभी हम पासवर्ड, मैंने डाला पासवर्ड में P कैपिटल किया, कैपिटल PASSWORD, अब मैंने ये रखा पासवर्ड। अब पासवर्ड में अगर ऐसा तो नहीं है मैंने पासवर्ड ये सेट किया तो मैं स्मॉल p का यूज कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है अब जैसा लिखा है उसको वैसा का वैसा ही हमको कॉपी करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैंने कहीं कैपिटल P दिया है तो कैपिटल P ही रहेगा, अगर मैंने @ का यूज किया तो उसकी जगह हैश का यूज नहीं कर सकता। तो मतलब अपर केस और लोअर केस का काफी कंसर्न रहता है, आपको अपर केस और लोअर केस का ध्यान रखना होता है। लेकिन HTML में ऐसा नहीं है, HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसका भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी। तो अभी हमने एक पेज कंप्लीट किया जिसमें हमने HTML के बारे में सीखा, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, HTML है क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये जाना हमने, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखा, और HTML का डेफिनेशन, इंडेक्स HTML के बारे में देखा, और केस सेंसिटिव है कि नहीं ये पता किया। अभी हम इन सब के ऊपर वर्क करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो पर। अब विजुअल स्टूडियो में आके सबसे पहले आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एक्सप्लोरर नाम से। तो एक्सप्लोरर का शॉर्टकट भी होता है Ctrl+Shift+E।
तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये बोल रहा है मुझे यू नो फोल्डर ओपन, यू हैव नॉट येट ओपन अ फोल्डर। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर बनाना होता है जिसमें वो मेरी फाइल सेव करेगा। तो मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पर जाकर मैं जाता हूँ इधर डी ड्राइव में और यहाँ पर एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ अपने। इस फोल्डर का नाम रखता हूँ लेक्चर 1। इस फोल्डर का मैं नाम रखता हूँ लेक्चर 1। मैंने इस फोल्डर का नाम रख दिया लेक्चर 1। तो इसको मैंने बीच में लिखा है क्योंकि मुझको डिस्टिंग्विश करना था। तो इस फोल्डर का नाम मैंने लेक्चर 1 रख दिया और इसको मैंने इधर सेव कर दिया। ठीक है, वो मैंने न्यू फोल्डर का नाम सेव किया है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ये जो देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं दूसरा फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ और इधर से मुझे फाइल क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की जिसका नाम क्या रखेंगे, index.html। अब index.html क्यों रखेंगे, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि हमारी जो प्राइमरी पेज जो हम बनाते हैं उसका नाम index.html रखते हैं। तो हमने index.html अपने पेज का नाम रख दिया। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा कोई भी HTML का कोड करने के लिए। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को लिखने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर आपको दिखाता हूँ विजुअल कोड का कमाल। मैंने इधर लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये बोल रहा है एमेट एब्रिविएशन। अब एमेट एब्रिविएशन से क्या होगा, क्या मतलब है एमेट एब्रिविएशन का? इसका मतलब है कि जैसे ये इस विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ कोड डिफाइंड होते हैं हर चीज के लिए, उन कोड की हेल्प से हम बहुत अपना अपना काम शॉर्ट कर सकते हैं। ये आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करूंगा ना क्लिक, तो देखिए पूरा बॉयलर प्लेट मेरे सामने आ गया है। डॉक टाइप HTML लैंग्वेज इज इक्वल्स टू इंग्लिश, हेड, मेटा, टाइटल, हेड, बॉडी। ये एक्स्ट्रा टैग्स हैं, इनको आप हटा सकते हो। ये SEO के लिए यूज होते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होते हैं, SEO के लिए यूज होते हैं। मेटा का मतलब होता है कि जैसे मेटा नेम, मेटा टाइटल, मेटा कंटेंट, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि कोई वेब ब्राउजर पर मान लीजिए आपने अपना कंटेंट रखा था, HTML के ऊपर। मैं आपको वेब ब्राउजर पे लेके जाता हूँ। मैंने अपना कंटेंट रखा HTML, मेरे वेबसाइट बनाया था HTML के ऊपर। अब देखो ये सबसे पहले ये W3 schools करके कोई चीज आ गई। अब ये क्यों आ गया, क्योंकि देखो इसके जो कीवर्ड्स है ना वो सब HTML से मैच कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि उसने जो अपना कंटेंट में डिक्लेयर किया, मतलब जो वेब ब्राउजर को उसने समझाया कि जो मेरा कंटेंट है, जो मेरा वेबसाइट है वो इस चीज से रिलेटेड। तो वेब ब्राउजर को जब कोई पूछने आया, उसका यूजर वेब ब्राउजर ने सर्च करा कि HTML, तो फटाफट से उसने ये वेबसाइट दे दी। ये और बाकी सारी HTML से रिलेटेड वेबसाइट आ रही है। किस तरह से वर्क करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से। और इसके लिए हम वेबसाइट में मेटा टैग वगैरह का यूज करते हैं। इसके बारे में आपको डीप में आगे अच्छे समझाऊंगा। अभी हम सिर्फ बॉयलरप्लेट पे फोकस करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। फिर ये लैंग्वेज इज इक्वल्स टू इंग्लिश। लैंग्वेज इज इक्वल्स टू इंग्लिश का मतलब है कि ये बता रहा है कि जो मेरा वेब पेज है इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। अगर वो नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही लेता है। तो ये देखो ये हमारा बेसिक बॉयलरप्लेट है। ठीक है, अब ये देखो इतना बड़ा टाइप करना टफ होता है। मतलब टफ क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होगा। अब देखो सिर्फ एक सिंगल क्लिक से मैंने वो लेके आ गया, पूरा बॉयलरप्लेट एक बार में इंस्टॉल हो गया। अब देखो डॉक टाइप HTML हेड टाइटल। मैंने बोला था टाइटल के अंदर हम अपने वेब पेज का टाइटल डिक्लेयर करते हैं। अब मैं यहाँ पर टाइटल डिक्लेयर करता हूँ लेक्चर 1। ठीक है, मैंने टाइटल डिक्लेयर कर दिया लेक्चर 1। अब मैंने आपको बोला था लाइव सर्वर इंस्टॉल करते हैं। लाइव सर्वर का मेन यूज क्या है, लाइव सर्वर का मेन यूज है कि मैं यहाँ से इसको ओपन विद लाइव सर्वर, इसका शॉर्टकट भी है पर ये मेरे वर्क नहीं करता है कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, क्योंकि मैंने कुछ और चीज में शॉर्टकट शेयर किया हुआ है सेम, इसलिए वो दूसरी वाली चीज ओपन कर देता है। तो मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर से क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो आप देखिएगा, ये देखिए लेक्चर 1 पूरे कंटेंट में मैंने अपने इस पूरे कोड में लेक्चर 1 सिर्फ एक जगह लिखा था, कहाँ, टाइटल में। और वो किधर शो हो रहा है, मेरे वेब पेज के टाइटल पर। तो टाइटल टैग का आपको यूज क्लियरली समझ आ गया होगा। हेड टैग एक कंटेनर टैग है, ये बाकी टैग्स को कंटेन करता है। इसके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, टैग एट्रीब्यूट्स, ये सब ये आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। पहले हम केस सेंसिटिव वगैरह के बारे में सीख लें। तो टाइटल के अंदर हम लेक्चर लिखते हैं हमेशा। मतलब लेक्चर क्या मतलब कि हम जो वेब पेज का हेडिंग देना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं, वो हमेशा हम इसके अंदर ही लिखते हैं, जो कि हमको यहाँ पर शो होता है। क्लियर? तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने वेब पेज के बारे में। मैंने बोला था बॉडी के अंदर मेन कंटेंट होता है। तो मेन कंटेंट के लिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ एक और शॉर्टकट के बारे में, lorem 30। lorem 30 मतलब 30 में तो मैं यूज कर रहा हूँ ताकि वो ज्यादा वर्ड आपको दिखाई दे। ये भी एक एमिट है, शॉर्टकट है, जो सिर्फ मेरे को विजुअल कोड स्टूडियो प्रोवाइड करता है। नॉर्मल वर्ड एडिटर प्रोवाइड नहीं करेगा, MS वर्ड आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, नोटपैड आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। मैं इसमें दिखाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दो डमी 30 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट आ जाए। तो क्लिक करूंगा, 30 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट आ गया। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ,
लॉरेम 30 एक ऐसा कमांड है जिसमें अगर मैं लॉरेम के आगे जितनी भी नंबर डाल दूंगा, न्यूमेरिक वैल्यू जितनी भी डालूंगा, उसके बाद वो उतने वर्ड्स का डमी टेक्स्ट मेरे को क्रिएट करके दे देगा। इस टेक्स्ट का मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर उसमें उसको पढ़ने में, जानने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट ये डमी टेस्ट होता है। और अगर आपको ये नीचे से स्क्रॉल बार इरिटेटिंग लगता है, जो कि नॉर्मली लगेगा, इतना बड़ा वो उसने टाइप किया है, तो इसके लिए आप ऑल्ट जेड पर क्लिक करेंगे तो ये वर्ड रैप हो जाएगा। वर्ड रैप का मतलब होता है कि वो उसी लाइन में उसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करे, पर वो काउंट एज अ सिंगल लाइन हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 7 लाइन में ये था, मैं यहाँ पर आपको वापस इसको अंडू करने के लिए ऑल्ट जेड ही दबाना होता है। मैं आपको ऑल्ट जेड क्लिक करके दिखाता हूँ। मेरा पूरा ये 30 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट 7th लाइन में आ रहा था, तो मैंने ऑल्ट जेड करके इसको वर्ड रैप किया, ये फिर भी 7th लाइन में आ रहा है। इसको काउंट एज अ सिंगल लाइन ही करूंगा, बट ये रैप होके नीचे आ गया मेरे कन्वीनियंस के लिए, और मेरा नीचे से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जा चुका है। तो अभी मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ यहाँ पर, और मैं आपको अच्छा, लाइव सर्वर का क्या यूज है ना, मेन यूज ये है कि वो आपको, ये तो आप ऐसे भी कर सकते थे अगर जिन लोगों ने किया हुआ है, नोटपैड वगैरह में जाके भी आप ऐसे रन कर सकते थे वेबसाइट को। पर लाइव सर्वर क्या है कि आप यहाँ से अगर आप कंट्रोल एस पर क्लिक करेंगे, मतलब अपने वेब इसको कोड को सेव करेंगे और वापस वहां जाके देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसको उधर अपडेट कर देता है। ये इसका सबसे बेस्ट यूज है, क्योंकि अगर अभी तो आप इनिशियल स्टेज पे आपको लग रहा होगा कि इसका क्या यूज है, फालतू आलस आ रहा है इससे, तो ये सब जरूरत नहीं है, तो वैसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर आप ज्यादा बड़े वेबसाइट बनाएंगे ना, तब आपको इसका बहुत अच्छे से यूज समझ आएगा, क्योंकि तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, मेन कंटेंट था मेरा, बॉडी में मैंने टाइप किया लॉरेम 30, तो 30 वर्ड्स का एज इट इज वो कॉपी होकर आ गया इधर। कॉपी होकर मतलब उसने रेंडर किया, इस प्रोसेस को रेंडरिंग बोलते हैं। इस कोड को मेरे वेब पेज ने इस फॉर्मेट में दिखाया, इस प्रोसेस को ही रेंडरिंग बोलते हैं। तो मैंने ये दिखाया आपको। अब बात करते हैं केस सेंसिटिव की और नोटपैड, और हम बाकी क्या विजुअल स्टूडियो कोड में ही ऐसा कोड हो सकता है क्या? नोटपैड वर्ड नॉर्मल वर्ड एडिटर में ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैं यहाँ पर केस सेंसिटिव का आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर बॉडी का वाई कैपिटल कर दिया। अब मैंने यहाँ पर बॉडी का वाई कैपिटल कर दिया, क्या ये वर्क करेगा? ये बिल्कुल वर्क करेगा, क्योंकि एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं है। देखो बिल्कुल सेम कोड आ रहा है, इसीलिए वर्क कर रहा है, क्योंकि एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं है। बहुत सारे लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होते हैं, और मैं आपको बताता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो ये भी आपको हमेशा याद में रखना है। और ये केस सेंसिटिव भी नहीं है। अगर मैं इसको एक लाइन में भी लिख देता तब भी ये वर्क करता। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिफरेंस नोटपैड और उसमें क्या डिफरेंस आता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, नहीं मैं पहले कॉपी नहीं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये मैं आया अपने नोटपैड में, ठीक है। ये नोटपैड में अब देखो, मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करूँ तो क्या यहाँ पर वो बॉयलर प्लेट आ रही है ऑटोमेटिकली? नहीं, यहाँ पर कोई एमिट वर्क नहीं कर रहा। मैं लॉरेम 30 लिखता हूँ, ये भी वर्क नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मुझे पूरा ऐसा टाइप करना पड़ेगा, डॉक टाइप HTML, पर मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ टाइप करना, तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी कॉपी पेस्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। आप प्रैक्टिस के लिए इसको जरूर टाइप कीजिएगा, और एक एक कोड को स्टार्टिंग में आप, अगर आप इनिशियल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक एक कोड को आप डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पर नहीं है मत आइएगा। या तो आप नोटपैड पे प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 5 वेब पेज बनाइए नोटपैड पर, ताकि आपको बॉयलर प्लेट वगैरह याद हो, क्योंकि इस HTML का बेसिक रूल है कि आपको सारे टैग याद होना चाहिए, उसका क्या यूज है। और ये आपको बहुत ईज प्रोवाइड करता है। इसे आपको बॉयलर प्लेट अगर आप ऐसे डालते रहेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगी। मुझे वो याद है, क्योंकि मैंने उस पर प्रैक्टिस किया, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं एक और लेता हूँ, इसको पूरा कॉपी करता हूँ। मैंने इसको पूरा कॉपी किया, मैं आपको 2 चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको पूरा पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा एक लाइन में कर देना, तो मैं इसको यहाँ पर पूरा एक लाइन में कर देता हूँ। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, बट मैं इसको एक लाइन में कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि केस सेंसिटिव का मतलब होता क्या है। कि अगर मैं उसको एक लाइन में भी लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं है कि मैं इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बनाऊं, जैसा विजुअल कोड स्टूडियो मुझे दिखा रहा है। वो सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए है, ताकि देखिए जैसे कि विजुअल कोड स्टूडियो से ट्री लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है। देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये विजुअल कोड स्टूडियो मेरे को यहाँ पर ट्री लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है कि डॉक टाइप HTML हेड के, उसने डायरेक्ट नीचे स्टार्ट नहीं किया, गैप दिया हेड के बाद उसको स्टार्ट किया, तो वो दिखाने के लिए कि इसके अंदर यूज हो रहा है। वो बस आपके यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा होता है। या फिर आप कभी कोई वेबसाइट डिजाइन करेंगे और आप बाद में उसको किसी को हैंड ओवर करेंगे, तो वो उसको भी समझ आएगा। अगर आप पूरा कोड एक लाइन में करेंगे तो पागल हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, आप खुद उसको दोबारा चेक नहीं कर सकते, बहुत टफ हो जाता है वो करना। इसलिए हम उसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर में लिखते हैं। अभी आपको दिखेगा कि क्या है, अच्छा लग रहा है ऐसा लिखा हुआ, ये पूरा एक लाइन में लिखा हुआ, कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि डॉक टाइप HTML, किधर क्या शुरू हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसको देखिए, इसमें आप इजीली समझ पा रहे हैं कि हाँ बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बॉडी यहाँ खत्म हुआ है, HTML इस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये चीज आपको बेसिकली इसलिए मैं सिखाना चाह रहा था।
अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या तीनों मतलब विजुअल स्टूडियो और इन दोनों फाइल का आउटपुट सेम आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करंट को सेव करता हूँ। मैं हमेशा सेव करने के लिए ना हमको यहाँ से .html लगाना होता है। मैं इसको रखता हूँ लेक्चर 1 के नाम से रखता हूँ क्योंकि हमारा लेक्चर 1 है HTML के ऊपर। मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करने वाला हूँ लेक्चर 1.html। .html एक्सटेंशन होता है HTML का। जब भी हम कोई HTML फाइल सेव करते हैं मैनुअली तो उसको हम lecture.html के नाम सेव करते हैं या फिर उसको htm के नाम सेव करते हैं। मैं दूसरी फाइल आपको htm के नाम से सेव करके दिखाऊंगा, उसमें l का यूज नहीं करूंगा तो भी उसका सेम आउटपुट आएगा। तो इसके दो एक्सटेंशन होते हैं html और htm। तो मैंने ये लेक्चर 1 सेव किया html के नाम से, ये सेव हो गया और मैं इसको सेव करने वाला हूँ फाइल को। इसको मैं ऑल फाइल्स में जाके, अदरवाइज मैनुअली वो टेक्स्ट फाइल में सेव कर देगा। मैं इसको सेव करता हूँ लेक्चर 1 2.htm। अब आप यहाँ पे फोकस से देखना, मैंने यहाँ पर लिखा है सॉरी htm लिख दिया है मैंने यहाँ पर। अब htm भी क्या उसी तरह से वर्क करेगा? हाँ, htm भी उसी तरह से सेम बिल्कुल वर्क करेगा और मैं आपको इसको भी डेस्कटॉप पर सेव करके दिखाता हूँ। मैंने सेव किया और अब हम इसके उस पर चलते हैं आउटपुट्स पर। देखिए इसका आउटपुट मैंने खोला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट। तो मैंने इधर खोला हुआ है तो ये तो मैंने इसमें तो कोई चेंज किया नहीं है। तो अभी मैं आपको बाकी के आउटपुट दिखाता हूँ। ये थी हमारी फाइल लेक्चर 1 के नाम से और लेक्चर 2 के नाम से, आप इसको क्लियरली देख सकते हो। तो इसको मैंने ओपन किया, अरे ये तो सेम आउटपुट है, कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर मेरा पीसी का यूजर नेम, मेरा पीसी का वो आ रहा है फाइल नेम और यहाँ पर मैंने उसको जिधर सेव किया वो फाइल नेम आ रहा है। बस इतना डिफरेंस है, वो कि मैंने पाथ अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। देखिए इसको भी मैं खोल के देखता हूँ, देखो कोई डिफरेंस है दोनों में, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं। देखो फिर से देख लो, ये लेक्चर 1.2 वाली थी, ये लेक्चर 1 वाली है और ये VS कोड वाली फाइल है। तीनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। जबकि मैंने एक लाइन पूरे टैग को टाइप कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया और इसको मैंने नॉर्मली टाइप किया नोटपैड में और इसको विजुअल कोड स्टूडियो में। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो अब हम चलते हैं आगे नोट्स पर। तो मैंने आपको बता दिया ये सब कुछ कि ये केस सेंसिटिव है कि नहीं, प्रूफ कर दिया, इंडेक्स का भी बता दिया और बॉयलरप्लेट का भी यूज मैंने आपको समझा दिया है। तो अभी हम इधर चलते हैं एलिमेंट पे। एलिमेंट पर जाने से पहले मैं आपको टैग पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने टैग नेम का यूज किया है तो उससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि मुझे बार-बार टैग वर्ड का यूज करना पड़ा। तो HTML tags are like keywords which defines that how web browser will format and display the content। अब ये कहना क्या चाह रहा है? अब ये कहना क्या चाह रहा है कि HTML जो है ना, इसमें कीवर्ड्स हो, HTML में कीवर्ड्स होते हैं टैग नाम के, जिनको हम टैग से टैग नाम देते हैं उनको। मैंने उनको टैग नेम प्रोवाइड कर दिया। अब इन कीवर्ड्स का यूज क्या है? कीवर्ड्स का मतलब क्या है? क्या मतलब ये कहना चाहता है कि अगर मैं अपने कोड में, मैं आपको आगे विजुअल स्टूडियो कोड में पढ़ाऊंगा, जैसे अगर मैं ये कहना चाहता है कि अगर अपने कोड में यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ तो इसके लिए मुझे अलग से कीवर्ड देना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? मैं आपको नोटपैड में लेके चलता हूँ। नोटपैड में मैंने इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ये मैंने यहाँ पर आ गया। अब मैंने इसको यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज करना है मेरे को, तो मैं एडिट में गया, फॉन्ट चेंज किया, मैंने यहाँ पर इसका फॉन्ट रख दिया कुछ भी, जैसे कि ये रख दिया। ये फॉन्ट आपको दिख रहा है, मैंने उसको बोल्ड कर दिया यहाँ से और साइज मैंने इसका कर दिया 28। ठीक है, साइज मैंने इसका 28 कर दिया। अब मैं जब इसको रन करूंगा यहाँ से कंट्रोल सेव करके मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इस फाइल को अगर रन करूंगा तो मेरे को इसी टेक्स्ट में दिखना चाहिए ना, तो क्योंकि मैंने कोड इसी टेक्स्ट में किया है, इसी फॉन्ट में दिख जाना चाहिए, बोल्ड वगैरह भी होना चाहिए। तो ये क्या कीवर्ड और टैग वर्ड ये से यूज कर रहा है, क्या डेफिनेशन है? मैं इसको वापस आके आपको दिखाता हूँ। ये लेक्चर 1 का फाइल था, एक सेकंड, ये देखिए ये लेक्चर 1 का फाइल है। पर यहाँ तो यार कोई चेंज ही नहीं हुआ, मैंने तो उधर सेव भी किया था, सब कुछ किया था, ये फाइल में चेंज क्यों नहीं आया? जबकि मेरा नोटपैड जिसमें मैंने कोड किया उसमें तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया था, इसका वो भी चेंज कर दिया था। तो बेसिकली टैग का यूज अब आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि कीवर्ड्स का मतलब क्या था, कि वो आप जैसा लिख रहे हैं ऐसा नहीं कि वो आपको सेम रेंडर करके दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे 50 से 60 बार स्पेस भी दबा दूंगा ना तब भी वो नहीं करेगा ऐसा। तो मेरे को आउटपुट में नॉर्मली दिखाई देगा। देखो आउटपुट में अभी भी मुझे नॉर्मली ही दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसा लेक्चर 1 से कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं इसको नोटपैड के नाम से कर देता हूँ ऊपर, क्योंकि सेम लेक्चर 1 हो रहा है। देखो तो मैंने इसको सेव कर दिया है। तो देखो यहाँ पर भी फिर भी ये वैसा का वैसा ही है। तो टैग का मतलब क्या है? टैग का मतलब ये है कि वो कुछ ऐसे कीवर्ड, जैसे कि बोल रहा है मेरे को डेफिनेशन, HTML टैग्स आर लाइक कीवर्ड्स
which defines that how web browser will format and display the content। तो अगर आपको वेब ब्राउजर को बताना है कि मुझे ये कंटेंट बोल्ड में चाहिए, तो मुझे उसके लिए बोल्ड के लिए जो टैग वर्क करता होगा उसके लिए मुझे वो टैग यूज करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उसको डायरेक्टली वहां से बोल्ड कर दूं तो मुझे वो रेंडर करे, वो कभी नहीं करेगा। नॉर्मली आपके स्पेस को भी, वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को भी हटा देता है रेंडरिंग के टाइम पे। वो जैसे आपने लिखा होगा वैसा का वैसा रेंडर होगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ब्रेक कर देंगे लाइन को तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर देगा, ऐसा भी नहीं है। पर वो आप कुछ भी उसमें फॉर्मेटिंग कर लीजिए स्पेशल, लेकिन अगर आपको वेब पेज में वो चीज चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ कीवर्ड्स देने होंगे। उन कीवर्ड्स को ही हम टैग बोलते हैं। टैग टू टाइप्स के होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग का क्या मतलब होता है, ये कुछ कंटेन करते हैं, मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट होगा और इनकी ओपनिंग भी होती है, क्लोजिंग भी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पी कंटेंट पी क्लोज। अब मैंने आपको बताया था कि क्लोज करने के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं। कंटेनर टैग का मतलब ये होता है कि उसकी ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी। अब यहाँ पर पी टैग डिफाइन करता है पैराग्राफ के लिए, कि अगर मुझे कोई पैराग्राफ यूज करना हो, पर मैं इसको आपको आगे बताऊंगा। मैं यहाँ पर आपको H1, H2, H3 के बारे में बताना पसंद करूंगा। और यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब है नो क्लोजिंग। ये कोई कंटेंट कंटेन नहीं करता, इसको एक बार अप्लाई कर दीजिए, वन टाइम सिंगल अप्लाई होगा। और ये जैसे BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन। अगर मुझे कोई लाइन ब्रेक करके दिखानी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ लिखा, माय नेम इज निखिल, वेलकम टू कोडिफाई अलोंग निखिल। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि कोडिफाई अलोंग निखिल इसमें मेरा नेक्स्ट लाइन में है, तो उसके लिए मुझे BR टैग का यूज करना पड़ेगा। ये स्पेशल कीवर्ड है जो ब्रेक लाइन के लिए ही यूज होता है, इसको हम टैग बोलते हैं। इन्हीं कीवर्ड्स को हम टैग बोलते हैं जो हमारी फॉर्मेटिंग में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं अगर मैं उधर टाइप कर दूंगा अलग स्पेस में, मैं इधर आके अगर आपको दिखा दूं मैंने ये सब टाइप किया है, पर ये ऐसा रन नहीं करेगा। देखो इधर में आया इस पर, तो ऐसा रन नहीं कर रहा है। ये यही था मेरा। मैं आपको इसको क्लोज करके भी दिखा देता हूँ दोबारा। देखो ओपन विद लाइव सर्वर सेकंड टाइम किया, कोई स्पेस एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि टैग्स स्पेशल कीवर्ड्स हैं जिनकी कमांड्स देने से ही आप अपनी वेबसाइट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ब्राउजर उन कमांड्स को ही ऑपरेट करने वाला है। आप कुछ है उसमें कुछ भी लिख दीजिए, बोल्ड कर लीजिए, टैली कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, किसी भी कलर से लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो नॉर्मल एज अ प्लेन टेक्स्ट उसको रेंडर कर देगा। तो दो तरह के बता दिए मैंने आपको, कंटेनर और एम्प्टी। अब मैं आपको कंटेनर के कुछ टाइप्स बताने वाला हूँ। कंटेनर के टाइप मतलब कंटेनर में कौन से एलिमेंट होते हैं। तो मैं आपको आज एक एलिमेंट से एक टैग से मैं आपको वाकिफ करा देने वाला हूँ, जिसका नाम है H1, H2, H3। ये हेडिंग के लिए यूज होता है। मैं इसको यहाँ पर क्लियर करता हूँ और इसको भी यहाँ पर पूरा क्लियर करता हूँ। ये हो गया। और मैं यहाँ पर लेक्चर 1 में की जगह मैं यहाँ पर इसको टाइटल देता हूँ हेडिंग। मैंने टाइटल दे दिया हेडिंग। अब हेडिंग टैग के लिए क्या करना होता है, अगर मुझे कोई हेडिंग प्रोवाइड करनी है, हेडिंग के लिए जो कीवर्ड होता है, वो टैग जो होता है वो है H1। H लगाते हैं। H के बाद देखो आपको कितने सारे H दिखाई दे रहे हैं। ये VS कोड का यूज है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि VS कोड पर आप डायरेक्ट मत आइएगा अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको अगर कोई टैग याद नहीं होगा तो बहुत जल्दी आपको सजेस्ट कर देते हैं, तो आपकी वो चीज मेमोराइज ही नहीं हो पाएगी। यहाँ पर H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये इस तरह से दिए हुए हैं। तो इनका मतलब क्या है, हम 1 से लेके 6 तक यूज करेंगे। H से हम इसको डिनोट करते हैं, उसके आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो डिफाइन करते हैं कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर H1 है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे काउंट होगा। देखो, और ये देखो ओपनिंग और क्लोजिंग भी देगा। मैं यहाँ पे H1 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग उसमें दोनों दिए। कंटेनर टैग है, इसको ओपन भी करना पड़ा और क्लोज भी करना पड़ा। ओपन और क्लोज का कंसेप्ट मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, जिसमें जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया लॉरेम 2, मैंने लॉरेम 2 से फिनिश किया इसको। और अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर H2 लिखा, फिर से मैंने लिख दिया लॉरेम 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा इसको HTML लॉरेम 2। मैंने लॉरेम कंप्लीटली नहीं लिखा था, ये लॉरेम 2 लिखा, एंटर किया तो 2 वर्ड्स आ गए लॉरेम के। और मैं इसको एक ही लाइन में फिक्स कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट लाइन पर आऊँ तो उसके लिए मुझे कंट्रोल पर प्रेस करना है। मैं किसी पर भी हूँ, अगर मैं यहाँ पर हूँ या इधर हूँ या मेरा कर्सर इधर हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पर आ जाऊँ, तो मुझे जरूरी नहीं कि मुझे इस तरह से जाने की जरूरत है। मैं यहाँ से कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, VS कोड मुझे इधर रेफर कर देगा। अब मैं H3 यूज करता हूँ, फिर से लिखता हूँ। मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ये। मैं यहाँ से फिर से वैसे ही करता हूँ, H4 का यूज करता हूँ। H4 फिर से लिखता हूँ लॉरेम 2। अगर आप स्पेलिंग गलत लिख देंगे मिस्टेक से तो वो रन नहीं करता है, जब तक सजेस्ट करेगा तब तक वो रन कर देगा लॉरेम 2। अब मैं यहाँ पर फिर से आता हूँ, H5 यूज करता हूँ। H5 यूज किया मैंने, फिर से यूज किया लॉरेम 2 और मैं फिर से एंटर आ गया। लास्ट टैग यूज कर रहा हूँ H6। ये देखो मिस्टेक क्या हुआ है यहाँ पर कि मैंने उसको इस तरह से रन करवा दिया।
तो यहाँ पे से मैं आता हूँ कंट्रोल एंटर H6, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर लॉरेम 2। अब हम नोटपैड पर वर्क नहीं करेंगे क्योंकि नोटपैड का मैंने आपको क्या क्या उसके डिफॉल्ट प्रॉब्लम इश्यूज रहते हैं वो मैंने आपको सब बता दिया, और ये भी समझा दिया कि उससे और इससे कोड कीजिए कोई फर्क नहीं आएगा। पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पहले आप नोटपैड पे करिए, तो कम से कम 5 बार उसको सारे टेक्स्ट को प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको इजी हो जाएगा, आपको सारे टेक्स्ट याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपका कहीं पेन पेपर टेस्ट होता है या फिर आपसे कोई ओरली पूछ लेता है तो आपको सारी चीजें एकदम मेमोराइज होनी चाहिए। तो उसके बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड पे प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आपका टाइम काफी सेव करता है। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 मैंने ये सारे यूज कर लिए हैं। अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ। मैं कह इधर ओपन विद लाइव सर्वर। अरे ये इसने इसको काफी बड़ा कर दिया, ये इसने इसको काफी छोटा, इसको H6 को काफी छोटा कर दिया। मैंने लिखा था ये H1, जैसे मैंने आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसा लिखा हुआ है पहले H1 तो पहले H1 रेंडर हुआ है, फिर H2 तो H2 रेंडर हुआ है। जिस तरह से लिखा होता है जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपके टेक्स्ट रेंडर होने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर H1 कीवर्ड नहीं देता तो इस तरह से लिखकर नहीं आता, वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिखता और सब एक लाइन में आ जाते हैं अगर मैं यहाँ H1 प्रोवाइड नहीं करता तो यहाँ पर H1 का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी वर्ड में यूज कर रहा हूँ। ये तो आप शायद अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो आप इसको फॉन्ट टैग में जाकर और साइज चेंज कर और बोल्ड कर इसको आप ऐसे भी ऐसा लिख सकते थे और फिर BR लगा देते, तो ये ऐसा कंटेंट तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। H1 टैग ही क्यों? H1 टैग इसलिए क्योंकि SEO आपने तो वैसा लिख दिया, पर जब SEO सर्च करेगा कि इस पेज का मेन हेडिंग क्या है, तो अगर आपने H1 टैग यूज ही नहीं किया होगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि लॉरेम इप्सम हमारा मेन हेडिंग था इस पेज का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हेडिंग हमारा लॉरेम इप्सम है, तो उसके लिए हम प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए होता है। अगर H1 है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, H2 है तो सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, और इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस चलता रहता है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस चलता रहेगा H1 से H6 तक का। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लोजिंग का कितना बड़ा रोल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये सब क्लोज करता हूँ, ये H6 तक, क्योंकि आपको H6 तक समझ आ गया होगा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी आपके कन्वीनियंस के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसको क्लोज नहीं करूँ, कंटेनर टैग को क्लोज और ओपन करने का क्या मतलब होता है? क्लोज नहीं किया मैंने, ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन पर आ गया। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया लॉरेम 25, मेरे को इसमें एक्सक्यूज मी सॉरी लॉरेम 25, मेरे को इसने यहाँ पर 25 वर्ड्स दे दिए। अब मैं चाहता था कि मैंने H1 तो इस पर लगाया है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि हाँ लॉरेम इप्सम पे H1 लगा दिया है, तो ये सब तो नॉर्मल आने वाला है, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि उसको मैंने क्लोज नहीं किया कंटेनर टैग को। पर ये तो इसने पूरा हेडिंग की तरह ले लिया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं कि मेरा जो ये कमांड है कहाँ पर इनक्लोज होगा। अगर मैं यहाँ पर इनफाइनाइट वर्ड्स भी टाइप करूंगा तो सब H1 में आ जाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि मैंने H1 को क्लोज ही नहीं किया। इसीलिए किसी भी कंटेनर टैग के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जब ऐसा एक सिली मिस्टेक की वजह से आपका पूरा वेब पेज का आउटपुट चेंज हो जाएगा। आपको हमेशा उसको ओपन और क्लोज करना ही है, इसलिए आपको वो याद होने चाहिए। जैसे कि मैंने नोट्स में लिखा है कि कंटेनर टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है और आपको वो करना ही आना चाहिए। तो आपको हमेशा उसको ओपन करना है, क्लोज करना है, और जो कंटेंट आप उसके बीच में लिखेंगे सिर्फ उतने पर ही वो अप्लाई होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ H1, ठीक है। मैंने यहाँ पर H1 क्लोज कर दिया। अब देखना ये सिर्फ यहीं तक इसको हेडिंग रखेगा, ये देखो सिर्फ इतने पर उसने हेडिंग करी, उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया लाइन को और बाकी को नॉर्मल एज अ टेक्स्ट टॉप में रेंडर कर दिया। तो इसका मेन यूज यही है कि आप जब भी किसी कंटेनर टैग को यूज करें तो उस कंटेनर टैग के अंदर हमेशा उसके अंदर जो कंटेंट होगा सिर्फ उतने पर ही वो वर्क करने वाला है। अगर आपने उसके अलावा कुछ लिख दिया उसके राइट साइड तो उस पर वर्क नहीं करता है। कि ऐसा नहीं है कि मैं H1 के बाद जो लिखा हुआ है H1 क्लोज करने के बाद उस पर वर्क कर जाएगा, और आपने अगर उसको क्लोज नहीं किया तो पूरे कंटेंट पे वर्क करने लगेगा। तो इसीलिए हमेशा उसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी टैग के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल में BR टैग। BR टैग का मतलब होता है कि ब्रेक लाइन टैग। जैसे कि आपने अभी तक इतना देख लिया है कि वो एज इट इज रेंडर कर देता है, मैं स्पेस दूं या लाइन चेंज करूं तो वो ऐसा नहीं करता है। लेकिन अगर लाइन चेंज करना हो तो उसके लिए क्या कीवर्ड दूं? अब मैं चाहता था यहाँ पर लाइन चेंज हो जाए, तो मैंने यहाँ पर BR कीवर्ड का यूज किया, जिसको हम टैग बोलते हैं। मैं आपको कीवर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको डेफिनेशन में जब भी आप बोले तो कीवर्ड नाम का एक वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसको टैग बोलेंगे, तो ये BR टैग का मैंने यूज किया, एम्प्टी टैग है। और ये कंटेनर टैग, क्योंकि कंटेंट कंटेन कर रहा है, ये कोई कंटेंट कंटेन नहीं कर रहा है। BR टैग के अंदर अगर मैंने यहाँ पर इसको BR यूज किया है तो इसका मतलब यहाँ इसके बाद से ये जो लिखा हुआ है B से, तो ये नेक्स्ट लाइन में आने लगेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आने लगा।
तो यही यूज है बीआर टैग का। अगर मैं और इसमें क्लोजिंग टैग इसलिए नहीं, अगर मैं इसको क्लोज नहीं भी करूंगा ना तो भी सिर्फ इतने को ही करेगा। ऐसा नहीं कि हर वर्ड के बाद इसे कोई ऐसा पैटर्न फॉलो करेगा कि मैंने इसको इधर लगाया फिर उसके बाद इसको एक ये हर एक वर्ड के बाद मेरे को ब्रेक लाइन करके देगा। ये ब्रेक लाइन वही उस वर्ड से ही करेगा जिसके पहले ये लगा होगा। मैंने यहाँ पर एक और बार बीआर लगा दिया, तो अगर मैं यहाँ पर स्पेस भी नहीं रखूंगा तो आप कंफ्यूजन के लिए मैं हटा रहा हूँ, तो देखा फिर ये यहाँ से वर्क करेगा। तो इसीलिए इसको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं कि इसकी वर्किंग सिर्फ उतने में लिमिटेड होती है जिसके आगे ये लगने वाला है, जिससे प्रायर मैंने इसको लगा दिया। लेकिन हमारे जो कंटेनर टैग होते हैं उनका जो होता है, उनके जो कंटेंट होता है वो पूरे में वर्क करेगा जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे, जब तक आप उसको इनक्लोज नहीं करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ। तो आपको आई होप कंटेनर और एम्प्टी समझ आ गया होगा। अब मैं आता हूँ वापस एलिमेंट पे। अब आपको एलिमेंट बहुत इजीली समझ आ जाएगा। एलिमेंट क्या होता है? एन HTML element is defined by a start tag, some content and end tag। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि इसका कुछ एक स्टार्ट टैग होना चाहिए, उसके अंदर कोई कंटेंट होना चाहिए और एक टैग होना चाहिए। इसको पूरे कॉम्बिनेशन को मैं एलिमेंट बोलता हूँ। यहाँ पर एलिमेंट क्या है, मैं आपको ये सब हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का हटा दिया। अब इसका कंटेंट क्या है, देखो कंटेंट क्या है। सबसे पहले एलिमेंट क्या बोल रहा है कि एक टैग होना चाहिए, ओपनिंग टैग है। उसके बाद वो बोल रहा है कि एक कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट भी हमारे पास, फिर एंड टैग होना चाहिए। तो एलिमेंट किसको बोलेंगे? इस पूरी लाइन को मैं एलिमेंट बोलूंगा क्योंकि इसमें स्टार्ट टैग भी है, कंटेंट भी और एंड टैग भी है। टैग किसको बोलूंगा? ये एंड टैग है, H1 एंड टैग, ये H1 टैग है। सिर्फ इस चीज को टैग बोलते हैं। और इस अगर पूरे की बात करूंगा तो ये एलिमेंट की तरफ, इसको मैं एलिमेंट बोलूंगा। तो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर बहुत बेसिक सी चीज है कि उसमें टैग कंसिस्ट करना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए और एंडिंग टैग होना चाहिए। और टैग का मतलब है जैसे बॉडी है, ये टैग, ये अभी एलिमेंट में वो इसको मैं एलिमेंट बोलूंगा क्योंकि देखो ये कंटेंट कर रही है, इसके अंदर H1 लगा हुआ है, ये इसके अंदर का कंटेंट ही तो है और क्या है। और HTML पेरेंट टैग होता है, उसके दो चाइल्ड होते हैं, हेड और बॉडी। ये ऐसा कुछ वो नहीं है, साइंटिफिक टर्म नहीं है पर हम इसको ऐसे रेफर करते हैं। ये देखिए H1 का आपको समझ आ गया होगा अब तक। तो मैं इधर आपको एलिमेंट आपको क्लियर हो गया। इधर मैंने एक सिंटेक्स में लिखा भी हुआ है टैग नेम कंटेंट, टैग नेम क्लोज। तो भाई ये सिंपल कि आपको स्टार्ट और एंड होना चाहिए, कोई कंटेंट होना चाहिए। अब एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? HTML एट्रीब्यूट आर स्पेशल वर्ड्स व्हिच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स आर द मॉडिफायर ऑफ द HTML एलिमेंट। अब मेरे को कोई मैंने टैग लगा दिया, मैं चाहता था इस टैग में कुछ और भी ज्यादा स्पेसिफाइड करूं उस चीज को मैं, तो ये इस तरीके से मॉडिफायर का यूज करता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं? एट्रीब्यूट हम प्लेस किधर करते हैं? एट्रीब्यूट को हम प्लेस इस तरह से करते हैं, तो ये सिंटैक्स में भी आप देख सकते हो टैग, फिर उसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट लिखा है, फिर उसके बाद मैंने इस तरह से लिखा है इज इक्वल्स टू कॉलन वैल्यू कॉलन क्लोज, फिर कंटेंट और टैग क्लोज। तो ये वैल्यू क्या है? वैल्यू एक एट्रीब्यूट की वैल्यूज होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइंड होती हैं, हम उन्हीं को यूज कर सकते हैं। कुछ एट्रीब्यूट की वैल्यूज हम अपनी साइड से रखते हैं, जैसे कि क्लास एट्रीब्यूट होता है, ये आपको आगे चल के मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप पैनिक मत होइएगा। आज सिर्फ मैं आपको ये बेसिक समझा रहा हूँ HTML का, स्केच से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इशू ना आए। तो जैसे क्लास एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ अपनी मर्जी से, आईडी एट्रीब्यूट में लिख सकता हूँ। लेकिन टारगेट की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती है टारगेट एट्रीब्यूट की, जैसे कि ब्लैंक, सेल्फ, तो वो चीज आपको आगे चल के समझ आएगी अच्छे से। तो एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मैंने कोई टैग लिखा, मैंने आपको ये H1 टैग लिखा था, मैंने आपको क्लास का जिक्र किया ना, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ क्लास। अब मैंने यहाँ पर क्लास का यूज किया तो इसने ऑटोमेटिकली लिख दिया, लेकिन आपको नॉर्मली लिखना पड़ता है, विजुअल कोड स्टूडियो के कुछ बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लास दे दी, दिस इज द प्रायर हेडिंग, दिस हेडिंग हैज सम हेडिंग हैज फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं चाहूँ तो इसको हटा देता हूँ क्योंकि आपको एट्रीब्यूट लगाना सिखा रहा था मैं। तो ये हो गया एक एट्रीब्यूट, ये हो गया एक टैग। टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, एट्रीब्यूट की कोई क्लोजिंग नहीं होती, वो टैग के अंदर ही काउंट होता है। तो यहाँ पर मुझे उसके लिए स्पेशल कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और उसके अंदर जो उसकी वैल्यू होती है हम इस तरह से लिखते हैं। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। और कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डिफाइंड होती है, जैसे कि एट्रीब्यूट टारगेट होता है, टारगेट एक एट्रीब्यूट होता है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, टारगेट एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, टारगेट एक एट्रीब्यूट होता है। टारगेट एट्रीब्यूट एक्चुअली ग्लोबल एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसमें वर्क नहीं करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ पैराग्राफ में href
अब मैं यहाँ पर आपको टारगेट एट्रीब्यूट दिखाता हूँ। टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू मुझे ऑटोमेटिकली शो कर रहा है ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप। देखो यहाँ पर इसने मुझे कुछ वैल्यू शो की थी ब्लैंक। देखो जिस रिफर कर रहा है ना, ये इसकी डिफाइंड वैल्यूज हैं। तो कुछ एट्रीब्यूट्स की डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, कुछ की डिफाइंड वैल्यूज नहीं होती हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, मॉडिफाई करने के लिए होते हैं। इनकी कुछ वैल्यूज डिफाइंड होती हैं, कुछ किसी किसी एट्रीब्यूट की और किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू खुद से प्रोवाइड करते हैं। तो इतना आपको आज क्लियर हो गया। अब मैंने इस नोट्स में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और इसमें स्टार्टिंग में कुछ शॉर्टकट्स हैं। ये शॉर्टकट्स में आपको जैसे जैसे यूज में आते जाएंगे वैसे वैसे बताता चला जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको शॉर्टकट्स अभी बताऊंगा तो उसका कोई यूज नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो जैसे जैसे यूज में आएंगे मैं आपको सारे शॉर्टकट्स बताते चला जाऊंगा। तो ये हो गया। अब मैं आपको कमेंट आउट करना भी सिखा देता हूँ किसी चीज को। अगर मुझे कमेंट आउट, कमेंट का मतलब होता है वो उसको काउंट नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ वेलकम टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू कोडिफाई अलोंग विद, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट आउट करने के लिए शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इधर करके कंट्रोल स्लैश क्लिक करूंगा ना तो कमेंट आउट हो जाएगा। कमेंट आउट का मतलब है कि कमेंट लिखा है जो मेरा फेलो कोडर होगा या फिर मैं अपने लिए, जब मैं बहुत बड़ा वेब पेज डिजाइन कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कोड किस लिए वर्क करता है। तो वहां पर हम कमेंट का यूज करते हैं। ये कमेंट कभी रेंडर नहीं होते हैं। इसके अगर मैं आपको सेव करके दिखाऊंगा तो मेरा वेबसाइट एज इट इज दिख रहा है, ये रेंडर हो ही नहीं रहा है, ठीक है। मैं आपको इसको दोबारा दिखाता हूँ खोल के, वो आपको वैसे क्लियर दिख रहा है। मैं आपको दोबारा वैसे दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने कहीं लिखा था वेलकम टू कोडिफाई अलोंग विद, लेकिन वो यहाँ पर रेंडर होके ही नहीं आया। उसका रीजन है कि मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया है। कमेंट का ये फॉर्मेट होता है, आप पहले ब्रैकेट लगाते हैं फिर एक्सक्लेमेशन, फिर तो फिर आप तो अंडरकोर्स लगाएंगे, फिर उसके बाद अपना कंटेंट जो आपको कमेंट लिखना है, फिर सेम पैटर्न से उसको क्लोज कर देंगे। ये एक कंटेनर टैग नहीं होती। इसको जब तक आप, जहां तक इसको लगा कर रखेंगे जिसके ऊपर, इसके अंदर जो कंटेंट लिखेंगे यही इसका मेन कंटेंट है। जो भी आपको कमेंट आउट करना है वो चीज उसके अंदर लिखनी होती है। तो आपको यहाँ पर मैंने कमेंट करना भी सिखा दिया है और यहाँ पर कई सारे टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ये 2 पेजेस आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं नोट्स के। कल हम पढ़ने वाले हैं कमेंट क्या होता है, एंकर टैग क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एब्रिविएशन टैग क्या होता है, हम किसी को एड्रेस मेल करते हैं तो वो सब कैसे होता है, बोल्ड टैग क्या होता है, इटैलिक टैग क्या होता है, कैसे हम ये कीवर्ड्स देंगे अगर हमको बोल्ड करना हो। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे ड्राइव के ऊपर। तो अभी हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस के ऊपर। मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारे आपके लिए, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एलिमेंट। जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि टैग और एलिमेंट के बीच का क्या डिफरेंस होता है। क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। जो हमारा बॉयलर प्लेट होता है उससे आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है बेसिक एचटीएमएल का। रीड क्वेश्चन 2 इन नोटपैड एंड वेरीफाई द बोथ द आउटपुट्स आर सेम। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको रिपीट करना है, फिर उसको आपको नोटपैड में परफॉर्म करना है। सबसे पहले नोटपैड में परफॉर्म करना है, फिर आपको वेरीफाई करना है, खुद से चेक करना है कि आप दोनों के आउटपुट सेम आ रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, राइट अ कोड फॉर द आउटपुट शोन यूजिंग हेडिंग टेक्स्ट। अब मैं आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग टास्क देता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको एक आउटपुट दिखाऊंगा, उसका कोड आप करो। आप पहले कोड नहीं करोगे आउटपुट के लिए, पहले मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, उसका कोड आप करोगे। क्योंकि आपको जब भी आप करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट तो आपको कोई अपना क्लाइंट जो होगा वो अपना विजुअलाइजेशन देगा, अपना अपना इमेजिनेशन आपके साथ शेयर करने वाला होगा। तो आपको वो इमेजिन करना आना चाहिए कि आप कौन सा टेक कहाँ यूज करेंगे, कौन सा चीज क्या यूज करेंगे। ये बेसिक है, मैंने आपको करके दिखाया था। तो ये मेरा होने वाला है जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि आपको लिखना है। इसमें आप क्या यूज करेंगे आपको शायद अब तक समझ भी आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पर एक आपको आउटपुट दिया है, इस आउटपुट का बैक कोड आपको करके देखना है। और मैंने आपको इधर हिंट भी दिया हुआ है कि आपको हेडिंग टेक्स्ट का यूज करना है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।